हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। आज मैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के 15 प्रश्न को एक्सप्लेन करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में 15 प्रश्न को ठीक से समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सब एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें चार चार आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये पहला वाला जो प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देखें। इसमें पूछ रहा है विंडोज 7, 8, 10 और 11। अब ये है क्या, सीधी सी भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले विंडो को क्रम वाइज से चले तो एक्सपी थी, विस्टा थी, फिर विंडो 7, फिर विंडो 8, फिर विंडो 10। लेकिन अब फ़िलहाल इस समय जो विंडो चल रही है वो विंडो 11 चल रही है। विंडो 11 लेटेस्ट विंडो है, तो इसीलिए आप सभी के सभी इस ऑप्शन डी को करेक्ट कर लें। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो जैसा कि मैंने कोशिश करी है आप लोगों को ये वीडियो समझाने की, ये जो इमेज लगाए हैं इनसे बहुत ईजी हो जाता है वीडियो। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कोई भी एक यंत्र बताइए, उसका नाम बताइए जो टेलीफोन को या कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मॉडेम है, क्योंकि देखो स्कैनर भी स्कैनिंग करता है, स्कैनर कनेक्ट नहीं कर सकता है टेलीफोन लाइन से। प्रिंटर भी प्रिंट करता है, कनेक्ट नहीं कर सकता है। सीडी रोम का अपना अलग रोल होता है। मॉडेम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन की लाइन से जोड़ता है। तो इसीलिए आप ऑप्शन डी को, इसमें भी ऑप्शन डी को टिक कर लें। ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किस तरीके का प्रकार है? जैसे हार्डवेयर है, क्या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो देखो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर तो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने पहली वीडियो में भी देखा है। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए आप सभी के सभी इस ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर में जो विंडो होती है वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होती है, जिससे कोई अनेकों प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, अनेकों प्रकार के प्रोग्राम उसी विंडो में इन्वॉल्व होते हैं। इसी प्रकार से इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है अनुपम है। तो सबसे पहले तो अनुपम के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ अनुपम के बारे में थोड़ा लिख दिया है कि अनुपम एक परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएसआर द्वारा बनाया गया है, यानी एक ऐसा केंद्र है जो बीएसआर के द्वारा निर्मित किया गया है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला भी है, यानी सुपर कंप्यूटर को मिला के, जैसा कि आप इस वाली पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पे, कि ये जितने भी कंप्यूटर लगाए हुए हैं ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं। यानी अनेकों सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद, अनेकों सुपर कंप्यूटर इकट्ठा करने के बाद जो एक उनकी श्रृंखला में जो एक मेन सिस्टम बनता है, वो जो बनता है वही अनुपम कहलाता है, ठीक है। इसका जो वर्क है, इसका वर्क मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो अनेकों प्रकार की भौतिक तथा रासायनिक दबाव जैसी गतिविधियों के उपयोग में किया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी है, कि जो अनुपम है, अनुपम एक ऐसा अनुसंधान केंद्र है जो अनेकों सुपर कंप्यूटर से मिलकर बनता है, जो किसी भी रिसर्च सेंटर से निर्मित होता है। तो इसीलिए हम इसको ए रिसर्च सेंटर पे क्लिक कर लेना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसमें पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर होते हैं, ये तो क्लियर है। गवर्नमेंट तथा प्राइवेट लेवल के जितने भी उच्च स्तर के डिपार्टमेंट होते हैं सब में सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि वो किस संस्था ने बनाया था। तो देखो इसमें ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी डैक की संस्था ने बनाया था। अब मैं सी डैक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सी डैक एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। उसी से ये तैयार किया गया था, इसी वजह से आप इसको सी डैक को करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तो बहुत सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखो सबसे छोटी इकाई, जैसा कि आप इस पिक्चर की सहायता से भी देख रहे होंगे कि इसमें सबसे छोटी जो स्टार्टिंग की इकाई जो है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी बिट है,
तो इसी वजह से आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेना। पहले बिट से ही स्टार्टिंग होती है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। तो इसमें सबसे छोटी जो कंप्यूटर की इकाई होती है वो बिट होती है। आप बिट को क्लिक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाइन का निशान क्या दर्शाता है। अब लाल लाइन कौन सी होती है? देखो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इस पिक्चर की सहायता से मैंने सारी चीज़ें बाय पिक्चर समझाने की कोशिश की आपको, और फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार की ये वाली जो लाइनें आ रही हैं, जो नीचे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर की सहायता से, तो ये पूछ रहे हैं कि ये लाल कलर की जो लाइन होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, यानी किस प्रकार से दर्शाती हैं। तो इसमें यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ऑप्शन हमारा 20 में करेक्ट है कि स्पेलिंग की एरर को दर्शाती हैं। देखो ये दो कंडीशन पे आती हैं, दो कंडीशन पे ऐसे आती हैं, या तो हमारा ऐसा हो सकता है कि ये एक कंडीशन तो वो होती है कि जब हम देख रहे हैं कि नीचे लाल लाइन तब आएंगी जब हम किसी भी एक ऐसी स्पेलिंग को अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं जिसका कोई सेंस ही ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऐसे SDFGH वैसे ही डाल रखा है, तो इसका कोई भी सेंस है नहीं, तो विदाउट सेंस की वजह से ही ये नीचे रेड लाइन आती है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आपने अभी कंप्यूटर में टाइप किया हो जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में पहले से ही ना हो, तब आ सकती हैं। दोनों कंडीशन पाएंगे, या तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में वो पहला वर्ड पहले से ना हो, या फिर आपने ऐसा वर्ड टाइप किया हो जिसका कोई सेंस ही ना हो। तो इसी के बेस पे ये आती हैं, तो इसीलिए स्पेलिंग एरर होती है उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में स्पेलिंग एरर हो सकती है, तो इसीलिए ये स्पेलिंग एरर की वजह से आती हैं। तो आप ये जो दर्शाता है, ये डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो आता है इस प्रकार की लाइन जो आती है वो स्पेलिंग एरर की वजह से आती है, और स्पेलिंग एरर को ही ये दर्शाती है। ठीक है, अब आगे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर के कार्य को करने का सिद्धांत समझाइए। देखो कंप्यूटर को कार्य का करने का सिद्धांत बिल्कुल इजी है। कंप्यूटर सबसे पहले किसी भी चीज़ को इनपुट करता है, उसके बाद फिर प्रोसेस करता है उसके बारे में, फिर फाइनली हमें रिजल्ट प्राप्त कराता है। तो इसी वजह से आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में समझा भी दिया है कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, इनपुट करता है। किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में लिखना वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट कहलाता है। और बात करें कि भाई प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में वो सर्च करना, कंप्यूटर के द्वारा सर्च करना, तो वो प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं कि आउटपुट क्या है। देखो किसी चीज़ को हमने डाला, जैसे कि हमने सैमसंग फ़ोन को सर्च किया, तो सर्च करने की विधि कहलाई हमारी इनपुट। अब सैमसंग फ़ोन को हमने यहाँ टाइप तो कर दिया, लेकिन उसके बारे में इस तरीके से वो गोल गोल घूमता है, वो हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग। और जो फाइनल हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, सैमसंग फ़ोन के बहुत सारे फ़ोटो प्राप्त होते हैं, सैमसंग फ़ोन क्या है, कितने पैसे का मिलता है, क्या मतलब सारी चीज़ें, जितना भी हमें जो प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट, तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। तो इसकी करने की विधि यही है कि पहले इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिर की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को हम क्या कहते हैं। जैसे हम बाहर से किसी भी एक लेटर को लेकर आए और अपने कंप्यूटर में हमने वो टाइप कर दिया, तो वो टाइप करने की विधि क्या कहलाएगी। देखो बिल्कुल इजी है, मैंने अभी अगले क्वेश्चन में समझाया था कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को टाइप करना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इसी वजह से इसमें ऑप्शन ए को आप टिक कर लेना, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। और बाकी फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी सहायता करूंगा कि आप लोगों को उस तरीके से समझाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि किस शॉर्टकट की वजह से हम अपने डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं। तो जैसे कि हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं और हमें अपना वो काम बचाना है, तो देखो हमें कंट्रोल ए का तो मतलब सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड होता है, कॉपी होता है कंट्रोल सी का। ये जो हम देख रहे हैं ऑप्शन डी है सेव। सेव का मतलब है कि सेव, यदि हम उस अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे तो हम उसको आसानी से बचा सकते हैं, कभी भी जब हमारा मन करे तब उसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लेना, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि शब्द संसाधन के डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि ये जो कंट्रोल एस लिखा हुआ है, ये वाला कंट्रोल एस यहाँ से कट के और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम उसको कर दें, लेकिन ये यहाँ से भी कट जाए, जहाँ पे पहला वाला स्थान पे है वो वहाँ से कट के और हमारा कंट्रोल एस यहाँ आ जाए। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको क्या करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर है इसमें सी, कट एंड पेस्ट। पहले हम कट करेंगे यानी कंट्रोल एक्स के साथ, और जहाँ भी हम चाहते हैं उसको, जहाँ भी हम उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ जाके कंट्रोल वी कर देंगे या पेस्ट कर देंगे। तो इसको ऑप्शन सी को आप टिक कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो देखो एमएस एक्सेल में यानी डाटा को कैसे सेट किया जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो ये कैसे बनेगा, ये रो एंड कॉलम के बेस पे डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, मैंने पिक्चर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये वाली जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारे कॉलम हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉलम पे सेट करेंगे, ये कॉलम है। इस तरीके से जो हमारे सीधे खड़े हुए हैं वो कॉलम है, और जो भी हमारी बाकी की चीज़ें ये रह रही हैं, ये वाली चीज़ें आप देख रहे होंगे इस तरीके से, यानी लैंडस्केप में लेटी हुई, ये हमारी रो हैं। ध्यान में देना ये चीज़ें कि ये हमारी क्या हैं, ये रो हैं, और वो जो खड़े हुए थे वो क्या थे, वो कॉलम थे। ठीक है, तो ये जो एम एस एक्सेल में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे सेट किया जाता है, तो वो किस बेस पे होता है, रो एंड कॉलम बेस पे होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कॉलम हो गए हैं, और ये जो देख रहे हैं ये रो हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी कंपनी या फर्म की प्रोडक्ट स्क्रिप्ट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ये स्क्रिप्ट है, मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान दे लेना कि किसी भी कंपनी या फर्म की प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं। देखो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन कि फ़ोटोशॉप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में किसी भी प्रकार की एडिटिंग होती है, टेक्सटिंग होती है। एक्सेल का काम ये होता है कि एक्सेल में बिलिंग होती है, जीएसटी बिलिंग होती है, अलग अलग प्रकार की बिलिंग होती हैं। इसमें नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड को आप क्लिक कर लें, क्यों, क्योंकि एमएस वर्ड में हम किसी भी प्रकार की स्क्रिप्टिंग को टाइप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली वे में। जितनी भी कंपनियां होती हैं, यदि हमें स्क्रिप्टिंग का काम कहीं मिले तो हमारा स्क्रिप्टिंग का काम एमएस वर्ड में ही टाइप होता है। ठीक है, टाइप करने की विधि ही स्क्रिप्टिंग कहलाती है। स्क्रिप्ट हमें कंपनी से प्रोवाइड कराई जाती है, बाकी हम उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी कॉलम में या किसी भी वर्किंग शीट में अलाइगन सबसे पहले कौन सा एंगल से स्टार्ट होता है। तो देखो इसमें मैंने इस वाली पिक्चर में समझाया है आपको इस तरीके से कि आप एम एस वर्ड ऑन कर लें या एम एस एक्सेल ऑन कर लें, कुछ भी प्रोग्राम अपना ऑन करें, तो प्रोग्राम ऑन करने के बाद ये जो हमारा अलाइगन आता है ना, वो सबसे पहले लेफ़्ट से ही आता है। स्टार्टिंग जो होती है हमारे वर्क की वो कहाँ से होती है, लेफ़्ट से होती है। यदि हम इन केस चाहें तो हम अपना मिडल से भी कर सकते हैं, यानी सेंटर से भी कर सकते हैं, हम राइट से भी कर सकते हैं, जहाँ से हम चाहें वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो हमारा लेफ़्ट से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आप ऑप्शन बी को क्लिक कर लेना। ऑप्शन बी इसका सही है कि किसी भी सीट में या किसी भी वर्किंग सीट में जब अलाइगन स्टार्ट होता है तो वो लेफ़्ट एंगल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इस पिक्चर की सहायता से। और हाँ देखो, तुमने यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद भी आप सब्सक्राइब ना करो तो ये गलत बात है आपकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है। तो IBM आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन IBM है क्या। IBM को यहाँ पूछा गया है कि IBM एक सॉफ्टवेयर है क्या, IBM एक हार्डवेयर है क्या, प्रोग्राम है, ये कंपनी है। तो जैसा कि मैंने फ़ोटो में यहाँ दिखाया है आपको इस पिक्चर की सहायता से कि IBM एक प्रकार की एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे वर्क करती है। IBM कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे वर्क करती है। IBM एक प्रकार की कंपनी है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन डी को आप सही कर लें। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला निवेश युक्ति क्या है। यानी निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो इनपुट डिवाइस क्या है। तो देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, पेन टैब, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल
तरीके से दिख रहा होगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है वो हमारा है माउस है। ठीक है, वो हमारा क्या है, माउस है। माउस सबसे ज़्यादा यूज होता है। कीबोर्ड के बिना तो आप एक बार काम कर भी सकते हैं, लेकिन माउस के बिना नहीं कर सकते हैं। आज भी कीबोर्ड, हम अपने लैपटॉप में कीबोर्ड ना हो तो भी हम अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन माउस ना हो तो हमें थोड़ा सा ऑड लगता है। इसी वजह से माउस एक इनपुट डिवाइस भी है और माउस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 15 के 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आप लोग इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें हैं। और आपको यदि यह वीडियो समझ में आई हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं आई हो तो आप कमेंट में करके बताना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो समझ में नहीं आई है। तो चलिए अब इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।